गुड मॉर्निंग हाँ। सर। गुड जी मॉर्निंग, गुड गुड राज। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आ गए सर। मॉर्निंग सर। मैं आ गया था, पता नहीं क्या हुआ, एक बार लॉगिन हो के लॉग आउट हो गया, उसके बाद फिर कर रहा हूँ। तो आप में से कोई टेक्निकल आता है कि वो शायद सारा जूम क्रैश है कि आप उसको रिपोर्ट करें, फलाना करें, और गलत टाइम पर मशवरा दे। आखिरकार फिर मैंने छोड़ के लैपटॉप मोबाइल से ज्वाइन किया, तो उससे दूसरा शायद जूम इसका अपडेट है, जो भी है हो गया फोन कनेक्ट। लैपटॉप में कह रहा है कि जूम में आपके जो है वो प्रॉब्लम है, आप उसको रिपोर्ट करें, कॉज लिखें, क्या हुआ क्यों हुआ। अच्छा खासा लॉगिन होने के बाद बहुत। एनीवे, आज हमें पढ़ना है, खानदान हिमालय पढ़ना है। हाँ जी। अच्छा, तो कौन पढ़ने वाला है सबसे सर पहले? मैं पढ़ूँ? सर हम पढ़ेंगे। आई होप आप सब ठीक होंगे, और अच्छा वीक रहा होगा आपका, एंड वीकेंड भी होपफुली अच्छा रहे इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डेज अहेड इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। पढ़े सर? थैंक यू। सर ईद। कौन? ठीक है, श्योर श्योर, कौन पढ़ हाँ। रहा है? सर मैं पढ़ती हूँ। श्योर। हबाब ओ मौज की शक्लें जुदा जुदा ही सही, जुनूने अज़्म में एक अबशार एक अच्छा। अबशार हैं आप हम शार हैं लोग। हम लोग। आप आबशार हैं हम लोग, हमारे अज़्म को कोई शिकस्त क्या देगा, कि एक सिलसिला कोहसार हैं हम लोग। एक सिलसिला। सिलसिले को सार हैं। मे आई नो योर गुड नेम? संध्या। संध्या जी थी। संध्या जी, अच्छा। संध्या जी, आपने अभी जो ये पढ़ा, तो आपने आपके सामने उर्दू स्क्रिप्ट है या हिंदी स्क्रिप्ट है? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। आपने अभी जो पढ़ा वो उर्दू से पढ़ा या हिंदी स्क्रिप्ट से पढ़ा अभी? सर उर्दू से, सर स्क्रीन पे जो लिखा है वही पढ़ा। गुड गुड गुड। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के साथ ऑलमोस्ट आपने पढ़ा। ठीक है ना, एक दो जगह वो जो चीजें होती हैं वो इजाफत की वजह से परेशानी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है वो। बाकी आपका प्रोनाउंसिएशन वाज अप टू द मार्क, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। अदरवाइज मैं नॉर्मली नहीं पूछता हूँ। इट वाज गुड। फरमाते हैं कि खानदान हिमालय, तो आप समझ रहे हैं हिमालय जो है वो उस पहाड़ को कहते हैं जो हिंदुस्तान की पहचान और शान है दुनिया भर में। और उस, मान लीजिए उसकी फैमिली की बात होती है ना, उस पहाड़ी इलाके की, इसको उसके आई मीन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और ऑफ कोर्स उसको एज ए सिंबल ही यूज किया गया होगा, और बात उसमें कुछ जबरदस्त किस्म की कहना चाह रहे हैं। हुबाब मौज की शक्लें जुदा जुदा ही सही। साथियों, हुबाब कहते हैं फ्रेंडशिप। बबल्स को। बबल्स। बबल्स को हुबाब कहते हैं। जब पानी बह रहा होता है नहर में, नदी में, कहीं भी, आप देखते होंगे हल्के हल्के से बुलबुले से उठते हैं वो पानी के जी। ऊपर, यू नो। उन या बुलबुलों की हम्म। उम्र कितनी होती है? वेरी उनका बहुत कम। ड्यूरेशन लिटिल, बहुत कम वेरी। होता है। मतलब जैसे हम्म। एक बुलबुला हुआ, वो जैसे ही वो पानी आई मीन फ्लो में जरा सा आगे बढ़ा, वो खत्म। फिर वो खुद ही क्रिएट होता है, फिर खत्म। उसे कहते हैं हुबाब। उन बुलबुलों को, उन बबल्स को हुबाब कहा जाता है। मीर तकी मीर की शायरी अगर आप जैसे किसी ने भी पढ़ी होगी, उनकी सबसे मशहूर गजल जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में इवन स्कूल लेवल पर जो है वो कोर्स का हिस्सा है, और उसमें भी पढ़ाई जाती है, और उसको बार बार उन गजलों का सामना होता है। जो लोग उर्दू स्ट्रीम में पढ़ते हैं, अब वो चाहे बीए कर रहे हो चाहे एमए कर रहे हो, उनको मीर तकी मीर से और उनकी इस गजल से छुटकारा नहीं मिलता है। और वो है कि हस्ती अपने हुबाब की सी है। सुना है किसी ने? बहुत सारे लोगों ने या गाया भी है, दुनिया के मशहूर गायक उसको गाया। हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ठीक है। तो बहुत मशहूर गजल है। हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो बबल्स की तरह से है। लम्हों की हैसियत है हमारी, उससे ज्यादा की नहीं कहने। सो हुबाब मौज की शक्लें
जुदा जुदा ही सही कह लें, वो जो बबल्स हैं और जो मौज है, पानी की लहर है, ठीक है ना, उन दोनों की शक्लें अलग अलग ही सही। मतलब ठीक है कि हम्म ये दोनों अलग तरह के दिखाई देते हैं। बबल्स छोटे से हैं, मौजें बड़ी दिखती हैं, मौजें स्ट्रांग दिखती हैं, नो, और स्टॉर्म के साथ दिखती हैं। जब उसके अंदर तूफान आता है तो और भी स्ट्रांग दिखती हैं। बट फिर भी जुनून अज़्म में एक आबशार हैं हम लोग। छोटा बड़ा मत देखो, हम अपने पैशन, अपने विल पावर को लेकर के एक बहते हुए पानी की तरह से हैं, ठीक है। यानी आप इस पे ना जाएं कि हम बबल हैं या मौज, हम्म आप इस पे जाएं कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो आई मीन फर्म किस्म का विल पावर है, और उसके पीछे जो जुनून है, जो पैशन है, उसमें हम एक हम्म आबशार की तरीके से हैं, झरने की तरीके से, जो पानी बहता है फ्लो के साथ, वो वाला स्पिरिट हमारे अंदर पाया जाता है। हमारे अज़्म को कोई शिकस्त क्या देगा, हमारे इरादों हम्म को कोई कैसे हरा सकता है। अज़्म यानी इरादा, ठीक है। शिकस्त यानी हार। हमारे इरादों को कोई कैसे हरा सकता है, शिकस्त दे सकता है। कि एक सिलसिले कोसार हैं हम लोग। हम जो हैं वो एक पहाड़ों की एक चेन है। जब मजबूत इरादों को किसी चीज से आई मीन तशबीह देना होती है या सिमिलैरिटी बताना होती है, तो क्या करते हैं, पहाड़ों से तशबीह दी जाती है कि भाई पहाड़ों की तरह मजबूत, डटे हुए अपनी जगह पे, ऐसे दृढ़ संकल्प के और ऐसे मजबूत इरादों के आदमी हैं, ठीक है। सो उसी तरह इशारा है कि हम जो हैं एक सिलसिले कोसार हैं। यानी क्या मतलब, एक पहाड़ों का एक सिलसिला है, एक चेन है पहाड़ों की। तो हमारे इरादों को कोई हरा नहीं सकता है। जैसे पहाड़ अपनी जगह से नहीं खिसक सकते, उसी तरह हम भी अपनी जगह से खिसकने वाले नहीं। ओके। चलिए जी, अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें आप, और अगर नहीं है तो फिर जरूर कोई सा नेक्स्ट वाला बंद कर दीजिए। लो में इसका मीनिंग इंटरनली यही होगा कि हम सब जैसे हम मान सब लीजिए, आत्माएं हम सब, हम सब एक जैसे ही हम हिंदुस्तानी लोग, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारा सामना है ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना, आजादी की जद्दोजहद है, ठीक है। हम्म उसमें हर तरह के लोग हैं, छोटे बड़े हर तरह के लोग हैं। तो इनको उनके छोटे बड़े होने से आंकने की कोशिश मत करना। हमारे इरादे सबके सेम है, हम सबके अंदर स्पिरिट सेम है। चाहे हमारा पॉलिटिकल लीडर हो या एक आम सिपाही हो, जवान देशवासी हो, ठीक है ना। और हमारे इरादों को कोई हरा भी नहीं सकता है, क्योंकि हम हिमालय के पहाड़ों की तरह एक चेन है पहाड़ों की, समझिए, को पीछे नहीं हटा सकता है। ये बात इस तरह से है, ठीक है। ठीक है सर। दिलों में दिलों में जस्ट भाई दिलों में जज्बाए अम, बेदार है मोहब्बत का। बेदार है मोहब्बत का, नजर में सुबह शऊर हयात के अनवार हो, अनवर अनवर अनवार हवाए इश्क अ, फसीलों से रुक नहीं सकती, कहाँ नसीमों सबा के लिए कोई दीवार। क्या बात। दिलों में, बहुत जबरदस्त, दिलों में जज्बे बेदार है मोहब्बत का। हमारे जो दिल हैं उसमें एक जागता हुआ जज्बा है, काहे का, मोहब्बतों का, इश्क का, मोहब्बत का, ठीक है। नजर में सुबह शऊर हयात के अनवार, हमारी जो निगाहें हैं उसके अंदर इंसानी जिंदगी के सबकॉन्शियस के सुबह का उजाला है। थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, बट आप इसको शायरी की जबान समझें कि हमारी जो आंखें हैं उनमें एक उजाला है। कैसा उजाला, एक ऐसे इंसानी जिंदगी की, जागती हुई जिंदगी के शऊर का जो सवेरा होता है, और सुबह सुबह जो उजाला होता है, वो उजाला हमारी आंखों में पाया जाता है, वो नूर हमारी आंखों में पाया जाता है। जो जिंदगी के शऊर की सुबह होती है,
और उसमें जो आप तस्वुर कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं उजाले को, नूर को, वो वाला नूर हमारी आंखों में पाया जाता है, हमारी निगाहों में, नजर में पाया जाता है। हवाए इश्क फसीलों से रुक नहीं सकती, हवाए इश्क फसीलों से रुक नहीं सकती। फसील किसे कहते हैं? फसील कहते हैं जो किले होते थे बहुत बड़े बड़े, आई मीन बादशाहों के, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं। किलों की दीवारें देखिए आपने किसी भी शहर में, बहुत ऊंची होती हैं, है ना। तो वो जो ऊंची ऊंची दीवारें किले की होती हैं, फोर्ट्स की होती हैं, उन दीवारों को फारसी में, उर्दू में फसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसील, फसील। rampart, हवाए इश्क फसीलों से रुक नहीं सकती। ये जो तुमने ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं और बड़े बड़े किले बना लिए हैं और फिर उसको, उसके अंदर अपने आप को तुमने प्रोटेक्ट कर लिया है, और हम जो कोशिश कर रहे हैं तुम्हें कंकर करने की, जीतने की, हरा देने की, तो ये दीवारें जो हैं वो हमें रोक नहीं सकती हैं। ये जो हमारे अंदर इश्क की हवा है ना, ये जीत लेने की, अपने देश को और हरा देने की दुश्मन को, इसमें ये दीवारें रुकावट नहीं बन सकती। ठीक है। कहाँ नसीम सबा के लिए कोई दीवार। सुबह सुबह जो हवा चलती है उसको नसीम भी कहते हैं और सबा भी कहते हैं। ठीक है। बस फर्क यह है कि नसीम जो है वो अरेबिक है और सबा फारसी है। तो आप ये बताएं कि कहीं जो हवाएं चलती हैं, खास करके सुबह की हवा जो है, उसको कोई दीवार कभी रोक पाई है क्या? कहाँ नसीम नो। और सबा के लिए कोई दीवार। दीवारें कभी हवाओं को नहीं रोक पाती हैं। लिहाजा ये मत सोचना कि ऊंची ऊंची दीवारें किले की और फोर्ट्स की बना के तुम हमें रोक लोगे, ये ख्याल दिल से निकाल दो। तो फसील माने क्या हो गया? फे स्वाद ये लाम, फसील के माने क्या है? किले की ऊंची ऊंची दीवारें। दीवारें। बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा था कि, शायर से लखनऊ, उनका नाम था काजिम जरवली, उनकी ये गजल है और बहुत टफ, जमीन में कही हुई गजल है, मतलब आसान नहीं है उसमें शेर। उसकी रदीफ, उसका लास्ट वर्ड जो चेंज नहीं होता, वो भी बहुत टफ है, और उसको निभा लेना कि उसका रिलेवेंस रह जाए मुझसे में, बहुत मुश्किल था। अब उनकी गजल है, उसमें शेर होती है। खुदा का शुक्र कि इस अहद बेलिबासी में, अहद बेलिबासी का मतलब समझ रहे हैं? वल्गैरिटी का दौर, वल्गैरिटी का दौर है, बेहयाई बेशऊरी का दौर है, नंगेपन का दौर है, इस तरफ इशारा है शायद। खुदा का शुक्र कि इस अहद बेलिबासी में ये कम नहीं कि दरख्तों में पत्तियां निकली। ओह, ठीक है ना। वाह, तो अल्लाह का शुक्र है कि दरख्तों में पत्तियां आ रही हैं, ये दरख्त भी इंसानों से इम्प्रेस होके ये भी ऐसी बेलिबास हो, ये कहने का मतलब ये कटाक्ष है समाज के गिरते हुए स्तर पे और बहुत सारी इश्यूज को। खुदा का शुक्र कि इस अहद बेलिबासी में ये कम नहीं कि दरख्तों में पत्तियां निकली। आगे कहते हैं कि यही है कसरे मोहब्बत की दास्तां काजिम, जो शेर सुनाना तुमसे आप हसीन से रिलेटेड है। यही है कसरे मोहब्बत, यानी मोहब्बतों का किला। यही है कसरे मोहब्बत की दास्तां काजिम, गिरी फसील तो इंसान की हड्डियां नहीं। यानी ह्यूमन हिस्ट्री में मोहब्बतों की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, उसकी सच्चाई ये है कि जितने भी ऊंचे ऊंचे किले की दीवारें हैं, जब इन दीवारों को उठाया गया तो इसके अंदर से इंसानों की हड्डियां निकली। कितने लोग कुर्बान हो गए हैं, कितने लोग मार दिए गए हैं। वो सिर्फ इसलिए मर गए कि वो किसी न किसी चीज को लेके कमिटेड थे कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मिट्टी से मोहब्बत हो, देश से मोहब्बत हो, या फिर महबूब से मोहब्बत हो। उन्हें किसी सजा के तौर पर दीवार में चुन दिया गया तो उन्हें मार दिया गया। इसलिए इन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे बहुत बड़े बड़े चाहने वालों की हड्डियां दफन। ये शायर का कहना है। शेर यही है कसरे मोहब्बत की दास्तां काजी, गिरी फसील तो इंसान की हड्डियां निकली। वाह, क्या क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं? जबरदस्त।
मैं पढ़ूं? शो खलूसे थोड़ा सा दिल भी थोड़ा सा सेंट्राइज कर दें इस पेज को बस। जी शुक्रिया, ठीक। क्लास। खलूसे दिल भी वही, जज्बा वफा भी वही। जज्बे वफा यकीन भी वही। करो। जी। जी, क्या गलत हो गया? जज्बे जज्बे वफा भी वही। जज्बाए जज्बाए वफा भी वही। यकीन करो कि सरापाए, उसके बाद क्या है? अत एतबार है। अतबाए एतबार। एतबार एतबार है हम। हम्म, खतूते खतूते वक्त खतूते वक्त के बटने खतूते वक्त के बटने से दिल नहीं बटते कि एक कम कबीले अर्जी के। कबीले एक कबीले आरजी कबीले आरजी के रिश, रिश्तेदार हैं हम। हैं हम। फर्स्ट क्लास। खुलूस से दिल भी वही, जज्बे वफा भी वही। ये बहुत इम्पोर्टेंट चार से। आई डोंट नो आप इसे कितने लोगों ने प्रैक्टिकली इसे फील किया होगा, बट बहुत अहम बात की तरफ इशारा है इन चार। खुद उनका जो आई मीन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और जिस तरीके से बहुत सारे लोग पार्टीशन के बाद यहाँ से वहां गए और मरते दम तक तो उनका दिल अटका रहा है हिंदुस्तान। और बहुत सारे लोग उधर से इधर आए, वो भी बहरहाल उनकी की पुश्तैनी जमीनें और मिट्टी थी, तो उन्हें भी बहरहाल अपना क्लोज याद आती होगा। बहुत ही ट्रैजिक है ये पूरा सिलसिला ना। इसको आप लिटरेचर में पढ़ें, शायरी में पढ़ें, दास्तान में पढ़ें, बहुत ना इवन अब तो इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो एड्रेस किया जाता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने भी इसको इस पे बात की है। सो उसने अपने पुरखों की, अब पुरखों से मुराद है कि वो बहुत पुराने पुरखे थे ना, बाप की कहानी उसने बताई है कि वहां से तो उन्होंने घर के आगे दिया जलता हुआ छोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ जो उनको घर मिला इत्तेफाक से यहाँ वालों ने भी दिया जलता हुआ छोड़ दिया। ठीक ऐसे ही घर में यहाँ आए चंडीगढ़ में, कि जहाँ वो एक दिया दरवाजे में चलता तो छोड़ दिया उस पार चल। तो एक अजीब अ, खास किस्म का सोशल फैब्रिक है पूरे सब कॉन्टिनेंट का हमारे, आई मीन अनडिवाइडेड इंडिया का। apart from political narratives and differences and issues, कोई एक लम्हे के लिए हम किनारे रखते हैं as a human being, as a you know people of this अल्लेम yeah, अल्लेम है ना। परवाने की बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं हमारे यहाँ। खुलूस दिल भी वही, जज्बा वफा भी हमारे यहाँ। जो किसी की कहीं मोहब्बत है, सच्ची निष्ठा है, प्यार है, खुलूस है, सच्चे मन से, वो भी सेम है। और वफादारियों का जज्बा भी सेम है, मतलब बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही ज्यादा उसको लेकर बहुत जज्बाती हैं, बहुत इमोशनल हैं। हम जो है वो अपने मुल्क को लेके, वतन को लेकर, अपने लोगों को लेकर, मिट्टी को लेकर। यकीन करो कि सरापाए एतबार हैं हम। भरोसा रखो कि हम सर से पैर तक, आई मीन एतबार ही एतबार हैं, क्रेडिबिलिटी ही क्रेडिबिलिटी है, मतलब भरोसा किया जा सकता है हमारे ऊपर। ठीक है। हम्म हम्म जान दे देते हैं जब किसी को चाहते हैं तो। हम्म खतूते वक्त के बटने से दिल नहीं बटते। वक्त अगर हमारी लाइनों को बांट दे, है ना, उससे हम्म दिल नहीं बटते हैं। दिल नहीं बटते हैं उससे, दिल बहरहाल वही रहते हैं। इंसान है ना, वो बेचारा कॉमन इंसान है, उसको बहुत ज्यादा लेना देना भी इन सब चीजों से। तो खतूते वक्त के बटने से दिल नहीं बटते कि एक कबीले अर्जी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम एक
जमीन का एक कबीला जो है, जमीन का एक ट्राइब है, फॉर एग्जांपल आप ये आप अज्यूम कर लें, उस पर्टिकुलर लैंड और ट्राइब के एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हमारे दूसरे का रिश्ता है इंसानी। लिहाजा हमारा सिलसिला ये है कि आप पॉलिटिकली बांट सकते हैं चीजों को, बट वो जो सोशल फैब्रिक है वो लगभग बहुत सेम है, उसमें वो उस किस्म का बंटवारा नहीं हो पाता है। आप कहीं बाहर जाएं, किसी भी दूसरी कंट्री में आपको कुछ दिन रहना हो या लंबा रहना हो, बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और आप उस कंट्री के जो लोग हैं जहां आप गए हैं, जिस मुल्क में, इतनी अच्छी आपकी लाइफ हो, आपको अच्छे से ट्रीट किया जाए, सब सब बात अपनी जगह। मगर वो आपको उनके साथ इंटरेक्ट करके लगेगा कि मैं फॉरेनर हूँ और ये इस कंट्री के रहने वाले हैं। मैं अगर जो बात कह रहा हूँ वो आपको अपील करे तो आप जरूर बताइएगा और कहिए कि हाँ ये बात सही है, अदरवाइज आप क्या रिजर्वेशन हो सकते हैं, आप बात आप। बट कमाल की बात यह है कि उस दूसरी कंट्री में आपको अपने देश का और अपने देश के पड़ोस का कोई भी बंदा अगर मिलता है, तो आप इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जो उस कंट्री का है जहां आप गए हैं, इससे ज्यादा आपको अफिनिटी और ज्यादा नजदीकी आपको महसूस हो। कमाल की बात यह है कि इसमें चाहे बंदा पड़ोसी मुल्क का क्यों ना हो, बट आम आदमी होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, स्पाई नहीं होना चाहिए, गड़बड़ आदमी नहीं होना चाहिए। अगर एक कॉमन आदमी है, जो कि होते हैं आमतौर पर, पढ़ने गए हैं या जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरह के तरीके से इंगेज है वो, तो आपको लगेगा कि नहीं, इस आदमी से फिर भी, in spite of all political discourse differences and issues और आए दिन के हंगामे, बट आप उससे थोड़ा सा अ, वैसा फील करेंगे कनेक्टेड, उसके मुकाबले में जो उस दूसरी कंट्री का बंदा है जहां आप गए हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है। ये क्यों होता है, उसकी वजह इन चार मिसरों में आप देख सकते हैं, जो आपने पता पढ़ा है, रुबाई पढ़ी, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें सेम है। हमारे सोचने का, हमारे जज्बों का हाल, हमारी मोहब्बतों का हाल एक है। हम बहुत जल्दी एतबार करते हैं, अब एतबार करने के लायक खुद भी हैं हम, ठीक है ना। और वक्त ने अगर हमारे खतूत बांट दी, हमारी लाइनें बांट दी हैं, दिल नहीं बटे हैं इससे ना। हम दुनिया के एक खास मिट्टी, एक खास जमीन के इलाके के कबीले के शिकार लोग हैं। हम लोग रिलेटिव हैं एक दूसरे के, इस एंगल से कि हम दुनिया के एक खास लैंड से बिलोंग करते हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट है। आई एम नॉट श्योर कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया कि नहीं। मैं जो कहना चाह रहा था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड में Yeah, शायद yeah, sure. सी I मेरी लाइफ में experience it. एग्जैक्टली मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, इसलिए मैं कहूँ, वरना मैं नहीं कहता। कई सारे किस्से No, हैं, no. बहुत सारे किस्से हैं। मैं तेहरान से मशहद सिटी जा रहा था ईरान में, और आप ट्रेनों में आमतौर पे जो उनका सिस्टम है वो ये है कि तुम के यहाँ वो जो स्लीपर, वो आई मीन साइड बर्थ होती है, अपर लोअर, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उनका बिल्कुल। वो एक वो ऊपर से रहता है, उसमें मैक्सिमम चार सीट्स होती है ना, चार आदमी ज्यादा तो हो नहीं सकता। चार लोगों में हम बैठे हैं, एक दो ईरानी बैठे, एक तो ईरानी बैठे थे कोई, एक कोई और भाई साहब बैठे थे। तो वो बेचारा चुपचाप बैठा था एक बंदा, और मैं बात कर रहा था उस ईरानी से कि अच्छा भाई, कहाँ कैसे हैं, कि आप कहाँ जा रहे हैं, छत जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं। मैं नॉर्मली बात कर रहा था उससे, तो बात बात में उसने पूछा कि आप कहाँ से थे, मैंने बताया कि, हिंदुस्तान से हूँ। और वो बेचारा एकदम बिल्कुल ऑकवर्ड फिगर तरीके से, बिल्कुल जैसे उसका कोई लेना देना ना हो, उससे वो चुपचाप बैठा है। वो बीच बीच में एक आध लफ्ज कोई हिंदुस्तान या ऐसा कुछ आ जा रहा है, तो उसको शायद पल्ले पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है उसके एक्सप्रेशन से। बिल्कुल वो कटा हुआ सा है। और हमारी कन्वर्सेशन जैसे खत्म हुई, उसको जैसे ही मौका मिला, तो उसने कहा कि भाई साहब इंडिया से हैं आप?" इस तरह के लहजे में थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ जी बताएं आप। जी मैं तो जी लाहौर से हूँ, बट मैं सिंगापुर रहता हूँ। और मेरा मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ जी आपको देख के। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सफर अच्छे से गुजर जाना है, अब तुझे यो जाना है, वो जाना है। पहले मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कुछ समझ नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता फारसी। और मुझे खाली आपको देख के तो सुकून मिला है कि मुझे तो लग रहा है भाई, ये 12 घंटे तो पता नहीं लगने हैं। इस कदर वो आदमी उससे बात कर रहा है, फिर वो अपनी हिस्ट्री सुनाने लगा कि जो हमारे कंपनी है वहां पर सिंगापुर में, टाइल्स की और टाई की। और उसमें हमारे मेजर ज्यादातर जो हमारे पास
काम करने वाले हैं वो आपके हिंदुस्तान से हैं। और क्या जबरदस्त होली दिवाली मनाते हैं हम लोग साथ में जी। सभी चक्रों में ना पड़े आप, क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा है दोनों देशों की मीडिया में, क्या करते हैं आप ये देखें कि जनता किस तरह सोचती है। मैं एक दफा ईद पे या होली पे कह रहा था कि मैं लाहौर आया हुआ था, तो हम सब साथ नहीं थे। लिटरली हमारे वो साथी जो हिंदुस्तान के हैं, जिनके साथ दिवाली मनाते थे, they were crying, रो रहे थे। इतना ज्यादा आपस में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग है, इतना ज्यादा दोस्तियां हैं, मोहब्बतें हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी है जनता तो इसका सोचती है। लोग बेचारे तो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, जब तक कि उनको मिसयूज आई मीन मिसगाइड नहीं किया जाए, इस तरफ काम पे न लगाया जाए, तो बेचारे लोग तो लोग ही हैं यार। या एक हमारे पोएट है, एक दोस्त है, वो ईरान में छोड़े हुए 20 साल हो गए, पड़ोसी देश। उस आदमी की इंडिया की कल्चर, पोएट्री, फिल्म, इससे रिलेटेड उसकी मालूमात मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझसे बहुत पहले से आदमी रेख्ता पे मौजूद है। हिंदुस्तान के जितने भी शायर कवि हैं, कुमार विश्वास से लेकर के और बलराम शुक्ला से लेके, अभिषेक शुक्ला से लेके और बशीर बद्र से लेके, जितने किसी आदमी से ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसको शेर याद है, उसके जाती तौर पर कम से उनसे राबते हैं, रिश्ते हैं, टेलीफोनिक, व्हाट्सएप, ये शेर वो बात। अब वो मुझे बोलता है यार आपने ये वाली मूवी देखी, बॉलीवुड लेटेस्ट। मैं कहा भाई मैंने नहीं देखी यार। तो मैंने देखी है, क्या कमाल का किया यार अक्षय कुमार ने। यार तुम मतलब कहाँ रहते हो भैया? कहना भाई साहब हम वहां रहते हैं जहाँ हमारे यहाँ शादी की सबसे बड़ी गिफ्ट ये है कि कोई किसी को साड़ी दे दे। इससे महंगी गिफ्ट नहीं है हमारे यहाँ आज भी। आप तो भाई, मैंने कहा भाई ये नहीं पता था मुझे। कहना भाई सबसे बढ़िया गिफ्ट जो है आज भी हमारे यहाँ साड़ी है। शादी में किसी को किसी ने दे दी, कमाल कर दिया उसने, मतलब कि भाई उसने साड़ी दी है शायद उसने gift में। तो I दीज आर have द थिंग्स, कहने का मतलब। I have a same इस तरह experience here in Spain. तो इस तरह की चीजें हैं। Hmm. हाँ जी, और हमारे पास सबक है और कितनी गजलें हैं पढ़ने के लिए। Ahuti. आपने किसी ने कुछ कहा, आवाज ब्रेक होके आई, बिल्कुल समझ नहीं पाया मैं क्या कहा आपने। सर मैं पढ़ूं श्योर। पढ़ूं सर। जी जी, जरूर जरूर पढ़ें। आहुति आहुति जलियांवाला बाग। पहुंच पूछ लो ए पूछ लो ए हम नशीनों, मेरे दिल के दाग से कैसा कैसा उठा दीवान जलियांवाला बाग से। कैसा तंद उठा था धुआं, तंद ख्वाश तंद तंद ख्वाश तुंदखू शोले, तंद शाले तुंदखू तंद शोले ख्वाशाले शोले दिलों पर कर रहे थे दम बदम। गिर रहे थे। और जुर्म जुर्म ये था, हमने आ, हमने आजादी की खाई थी कसम। हम्म, मौत आमाद थी हर दीपक बुझने के लिए। मौत आमाद थी हर दीपक बुझने के लिए। मौत आमादा थी हर जिंदगी दीपक। जिंदगी बढ़ती थी अपने दिल जलाने के लिए। क्या बात। अब आप ये ना सुन देखें, ये भी जो है वो जलियांवाला बाग का जो हादसा है और उस आजादी के मूवमेंट में अंग्रेजों का जुल्म है, उससे रिलेटेड है। मशहूर किस्सा है जलियांवाला बाग का। तो ठीक है, अब आप देखें इसके बारे में क्या कि पूछ लो ए हम नशीनों, मेरे दिल के दाग से, ए मेरे हम नशीनों, ए मेरे साथ बैठने वालों, मेरे दिल के दाग से पूछो ये बात, कैसा उठा था धुआं जलियान वाला बाग से। कि जलियान वाले बाग से किस तरह का धुआं उठा था, कैसे आग लगा दी गई, कैसे इतने लोगों को मार दिया गया, ठीक है ना, कैसा धुआं उठा था वहां से। ये बात मेरे दिल के दाग से पूछो, इस तरह से बेरहमी से इतने सारे लोग को मार दिया गया।
तुंदखू शोले दिलों पर गिर रहे थे दम बदम। तुंदखू किसे कहते हैं जी? दो दो अल्फाज हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक है नरम खू और एक है तुंद खू। ठीक है। सो खू कहते हैं बिहेवियर को, खू कहते हैं आई मीन हमारे मैनर्स को, हमारी आदतों को, कैसे हम किसी के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसे कहते हैं खू। अगर कोई बहुत पोलाइट होता है साथियों तो उसे कहा जाता है नरम खू। अगर कोई एग्रेसिव नेचर का होता है, ऑफेंसिव नेचर का होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तुंदखू। ठीक है। तुंदखू शोले यानी क्या मतलब? ऐसे आग की लपटें, ऐसे शोले के जो बहुत एग्रेसिव थे, गिर रहे थे कहाँ पर? दिलों पर। कैसे? दम बदम, यानी हर सांस, हर लम्हा हमारे दिलों के ऊपर गोया बहुत ही जला देने वाले और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और ऑफेंसिव किस्म के शोले आग के हमारे ऊपर गिर रहे थे। जुर्म ये था, हमने आजादी की खाई थी कसम। किस जुर्म में हमारे साथ ये हो रहा था? क्यों हमें इस तरह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था, मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था? क्योंकि हमने आजादी की कसम खाई। ठीक है। ये सुना है आप लोगों ने शेर? क्यों तीरगी ये वक्त खफा हमसे हुई है? सुना है किसी ने ये शेर? नहीं सर। नहीं। तीरगी कहते हैं नहीं अंधेरे को, नहीं डार्कनेस को। नहीं सर, ये शेर नहीं सुना हमने। अच्छा, तीरगी कहते हैं डार्कनेस को, अंधेरे को कहा जाता है। तीरगी ये वक्त यानी यू नो डार्कनेस ऑफ दिस एरा, डार्कनेस ऑफ एरा, जो दौर है, जो जमाना है, उस वक्त का अंधेरा, darkness। क्यों तीरगी ये वक्त खफा हमसे हुई है, एक शमा जलाने की खता हमसे हुई। तो जब आप शमा जलाते हैं तो अंधेरों को बहरहाल परेशानी होती है, अंधेरे बहरहाल नाराज होते हैं कि हमारा जो डोमिनेंस है सोसाइटी पर। आप यहाँ पर इस पूरे अल्फाज को, अंधेरे को और शमा को, इसको आप सिंबॉलिक समझें कि जहाँ पर आम जो हालात हों और विचारधारा हो और जो फजा और माहौल हो, वो बहुत ही ज्यादा खराब और नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव हो, ऐसे में आप कोई सुलझी हुई किस्म की बात कहना चाहें, तो जो डोमिनेट कर रही है पॉपुलर आई मीन नरेटिव, या जो भी आप उसको नाम दें, अ, वो उसको हर्ट होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अगर ऐसा करोगे तो हम कुचल देंगे तुम्हें एकदम से, पढ़ने नहीं देंगे आगे तुम्हें। तो इस बात को शायर ने इस तरह से कहा, क्यों तीरेगी ये वक्त खफा हमसे हुई है, एक क्षमा जलाने की खता हमसे हुई। हमने एक क्षमा जलाई, रोशनी हुई, अंधेरे रूठ गए, अंधेरे परेशान हो गए, अंधेरे विचलित हो गए एकदम से ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था, हमारा काम बढ़िया चल रहा था। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंबॉलिक सी बात है जो समाज के अलग अलग जगहों पर इसको अप्लाई किया जाता है, और उसको शायद इस तरीके से करता है, शायद से बात। एक बड़ी खूबसूरत बात की किसी ने कि ये बड़े अलग अलग किस्म का शेर है। कहता है कि जीत तो सकता नहीं रात से लेकिन ये चराग, जीत तो सकता नहीं रात से लेकिन ये चराग, कम से कम रात का नुकसान बहुत होता है। ये शेर बहुत मुझे बढ़िया। बहुत ज्यादा इसलिए पसंद है कि ये इस सब्जेक्ट पर जितने भी शेर मैंने सुने और पढ़े और कहे हैं खुद भी, उसमें इस शेर का जो हम्म। डायमेंशन है वो बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल अलग ही लेवल से बात की है सर। बिल्कुल यूनिक हम्म। एस्पेक्ट है ये इस शेर का, बहुत जबरदस्त। यानी इस तरह किसी ने इस ढब से बांधा ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को नज्म नहीं किया, कंपोज नहीं किया किसी ने, जिस तरीके से और जिस एंगल से इस शायर की बात की। और खुद चालाकी से इस शायर ने अंधेरा नहीं रात कहा है। सर रात तो रात ना, रात तो परमानेंट सर्टिफाइड काइंड ऑफ डार्कनेस है ना। जीत तो सकता नहीं रात से लेकिन ये शराब, कम से कम रात का नुकसान बहुत इसका मतलब है होशियारी दिल नादान बहुत करता है, दर्द कम हम्म। सहता है ऐलान बहुत करता है। ये हाँ, इसका मतलब है। बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त मतलब है, जोरदार मतलब है। बहुत बहुत होशियारी दिल नादान बहुत करता है, दर्द कम सहता है ऐलान करता है।
खैर, दिल का तो जुर्म, जी दर्द कम कह रहे हैं, सहता है, ऐलान बहुत करता है। ऐलान बहुत करता है, बहुत ऐलान करता करना है ना, अनाउंस करना है। तो जी, जुर्म ये था कि हमने आजादी की कसम खाई थी, इसलिए हमारे ऊपर यानी जलियांवाला बाग वाले केस में अंग्रेजों ने थोक में इतने सारे लोग मार दिए। किस जुर्म में कि ये आजादी के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। मौत आमादा थी हर दीपक बुझाने के लिए। मौत जो थी वो तैयार थी काहे के लिए? हर चिराग को बुझा देने के लिए। जिंदगी बढ़ती थी अपना दिल जलाने के लिए, जबकि जिंदगियां जो है वो आगे बढ़ रही थी अपना दिल जलाने के लिए। कोई बात नहीं, तुम दीपक बुझाओगे, हम अपना दिल पेश कर देंगे। भाई इसको बंद करो, इसका ठीक है। जी अ, सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग इसमें, इस पेज में, किसी लफ्ज में। अदरवाइज जो बाकी बचे हुए शेयर हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम सर शायद। मैं पढ़ूं? सर मैं पढ़ूं? आप पढ़ें जी, बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल। दिल शम्माए इश्क आजादी का एक परवाना था। आने दो आप इस पहले, स्क्रीन पे आने दो। बट जो दिल आ गया। दिल आशिक, दिल जो शम्मा आशिक का। पढ़ूं सर अब? हाँ हाँ पढ़ें, तो ये ऐसे पूरा दिल, नहीं हो सकता है आज। हाँ, हाँ जी सर, काफी शेर हैं इसके। दिल जो कोई नहीं, शम्माए जितना भी हो सकता है। दिल जो हम्म, शम्माए आशिक, आशिके इश्क। आजादी का। हाँ सॉरी, इश्क। दिल जो शम्माए इश्क आजादी का एक परवाना था। इसको जालिम ने बुझाना चाहा, क्या दीवाना था। जिंदगी का दीपक आईना था जो का दीप। महताब का। कैसे बुझ जाता कि शामिल था लहू पंजाब का। क्या बात, हाय, क्या बात। हाय वो पंजाब जिसके खूने तबशनक तबिशनक से लेके जो जागी शहर हिंदुस्तान की खाक से। क्या बात। दिल जो शमे इश्क आजादी का एक परवाना था। हमारा जो दिल था वो आजादी की शमा के परवाने की तरह से था। आजादी, फ्रीडम जो है वो एक शमा है, और हमारा दिल जो है वो उसके आसपास चक्कर लगाने वाला भंवरा है। ठीक है ना, इस तरह का दिल था, जो आजादी के इश्क में उसके आसपास उस आजादी की शमा के चक्कर लगा रहा है। उसको जालिम ने बुझाना चाहा, क्या दीवाना था। उस शमा को, जो आजादी की शमा है, ठीक है, जिसके लिए उसके आशिक जो हैं वो अपना दिल जलाए दे रहे हैं, अपने वजूद खत्म किए दे रहे हैं, जान देने पे तैयार हैं, उसको जालिम इंसान ने चाहा था कि वो शमा बुझ जाएगी। अजीब दीवाना था, मतलब बिल्कुल, मैं ही वॉज मैड, मतलब यानी बेवकूफी का काम किया उसने। यहाँ दीवाना बिल्कुल उसी नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है जो दीवाने की मीनिंग जनरली ऐसा होता नहीं है उर्दू शायरी। ठीक है ना, दीवानापन या दीवाना हूँ मैं तेरा, उसका ये सब बिल्कुल प्योर रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। हद से ज्यादा पैशनेट होना किसी चीज को पा लेने के लिए या उससे करीब आ जाने। बट यहाँ बिल्कुल ये मतलब नहीं है। यहाँ उन अंग्रेजों को कहा जाए कि अजीब दीवाने लोग थे, अजीब नॉनसेंस लोग थे, यूं कहा जाए उन्हीं की जबान में, तो है ना। उन्होंने उस शमा को हम्म, बुझाना चाहा जिस शमा को जलाए रखने के लिए लोग जान देने को तैयार थे। जिंदगी का दीप आईना था तो महताब का। जिंदगी की शमा जो थी वो चांद का आईना थी, यानी उस जिंदगी के जलते हुए दीप में लोग चांद को देख सकते थे। इस तरह की जिंदगियां। कैसे बुझ जाता कि शामिल था लहू पंजाब का। और वो जो शमा थी वो कैसे बुझ सकती थी जबकि उसके अंदर पंजाब का लहू शामिल था, पंजाब के खून से वो शमा जल रही थी। और पंजाब के लोग जिस तरीके से जलियांवाला में या उसके अलावा भी शहीद हुए आज़ादी के लिए, उस लहू के शामिल होने के बाद ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो शमा बुझ जाए। ठीक है, जी यानी ये सर। ऐसा सिंपल दीप नहीं था कि जिस दीप हम्म। में तेल डालने से उसको जलाया जाए, बल्कि आज़ादी वो दीप है कि जिसमें बजाय तेल के खून दिया गया है ताकि वो दीप जलता रहे।
कुछ हम्म गुलिस्तान और चमन ऐसे होते हैं कि जिन्हें पानी से सींचा जाता है, बट आजादी और देश का चमन खून से सींचा गया है, तो इतने आसानी से मुरझाने वाला नहीं है। ठीक है। तो जिंदगी का दीप आईना था जो महताब का, चांद का आईना था वो जिंदगी का दीप, कैसे बुझ जाता कि शामिल था लहू पंजाब का। ये दीप कैसे बुझ सकता था कि इसके अंदर पंजाब का खून शामिल। ठीक है। हाय वो पंजाब जिसके खून ताबिशनाक से, हाय वो पंजाब जिसके चमकते हुए खून से। ताबिशनाक, ताबिश कहते हैं चमक को। ठीक है ना। ताबिश नाम भी रखते हैं लोग। ताबीदन इसका रूट वर्ड है फारसी में, उसी से ताबिशनाक इस्तेमाल किया है। आए वो पंजाब जिसके खून ताबिशनाक से, लेके जौ जागी सहर हिंदुस्तान की खाक। हिंदुस्तान की मिट्टी ने पंजाब के चमकते हुए लहू से क्या लिया? जौ ली। जौ किसे कहते हैं साथी? रोशनी को कहते हैं। जिया नाम सुना है आपने? जी जियाउद्दीन बर्नी वाज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन। ठीक है ना। अ, दुनिया में नाम है इसका। ठीक है। ऐसी जबरदस्त किताबें लिखी हैं। और सो जौ के माने होते हैं रोशनी। लेके जौ यानी रोशनी लेके जागी सहर हिंदुस्तान की खाक। हिंदुस्तान की मिट्टी का जो सवेरा है वो जाग उठा कैसे? जब उसने पंजाब के चमकदार खून को अपने अंदर शामिल किया, तो उससे जो रोशनी मिली हिंदुस्तान की मिट्टी को, तो यहाँ सवेरा हो गया हिंदुस्तान से जब। ठीक है जी। ठीक है सर। सर आगे मैं पढ़ूंगी। श्योर। हाँ वक्त है भी जी। हम लोग के पास। आतिश आतिश मगरब ने चाहा था कि जल जाए वो बाग, हम्म, जिसके हर गोशे में ऋषियों ने जलाए थे चिराग। हम्म, हम्म, हमने ये माना कि वह शतनाग थी जालम की आग। हम्म, लुट गई कितने ही गोदे, मिट गए कितने सुहाग। हम्म। क्या सर? कितने अच्छा। आगे है चूड़ियां ठंडी हुई, सुनी कलाई हो गई, दौलतें जहदे तमन्ना थी पराई हो गई। क्या बात। ये जो पहला वाला मिसरा है ऊपर का, ये बताएं क्या लिखा है? आतिशे हम्म, मगरब ने चाहा था कि जल जाए वो आतिश आग। मगरिब ने चाहा था कि जल जाए वो बाग। जो वेस्टर्न आग है, उसने तो ये चाहा था कि ये बाग जल के खत्म हो जाए, इनका नाम निशान न रहे। आतिश यानी आग, मगरिब यानी वेस्टर्न। ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ अगले मिसरे में? जिसके हर गोशे में ऋषियों ने जलाए थे चिराग। ये बाग वो बाग है कि जिसके हर कोने में ऋषि मुनियों ने क्या किए थे? जिंदगी की चिराग जला रखे। ठीक है ना। उस बाग को आई मीन वेस्टर्न्स ने सोचा कि उसको जला के, जबकि उस बाग में ऋषि मुनि जो थे हिंदुस्तान के, उन्होंने चिराग जला रखे। हमने ये माना कि दहशतनाक थी जालिम की आग। हमने ये माना कि बहुत ही डरावनी थी जालिम की आग। ठीक है ना। बहुत ही डरावनी थी और वहशतनाक थी जालिम की आग। उसने आग लगाई उस बाग में, बहुत डरावनी थी। लुट गई कितनी ही गोदें, मिट गए कितने सुहाग। इस आग लगाने की वजह से कितनी ही गोदियां उजड़ गईं, कितने ही सुहाग उजड़ गए, इतना सारा नुकसान हुआ, इतनी सारी जानें गईं। चूड़ियां ठंडी हुई, सोनी कलाई हो गई। ऑफ कोर्स चूड़ियां ठंडी हुई से मुराद ये कि कितनी सारी खवातीन के जो है वो सुहाग उजड़ गए। अ, और कलाई सुनी हो गई, यानी उन्होंने चूड़ियां उतार दी ऑफ कोर्स। ठीक है। दौलते जहदे तमन्ना भी पराई हो गई। और जो अ, जो जो तमन्नाएं लेके जिंदगी गुजारी थी तमाम खवातीन ने, माओ ने, तमाम औरतों ने, और उस उनकी जो तमन्नाओं की कोशिशें थी, वो भी उनकी अपनी नहीं रही, वो भी पराई हो गई। जाहिर है कि
उनके अपने लोग दुनिया से चले गए, तो जो उन्होंने अपनी जिंदगी के ख्वाब सजाए थे और अपनी उनकी तमन्नाएं थी, वो सब भी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि इस पेज को हम खत्म ही कर लें अब, ये वाला एटलीस्ट। इसमें एक शेर और बचा है या ज्यादा है? एक शेर है ना? बहुत है सर। नहीं, इस सफे पर जो हमारा राइट साइड जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें शायद एक ही है ना, या और भी है नीचे शेर? है सर, 12 शेर हैं। टोटल 12 शेर और नहीं, बचे हैं। इसमें मैं है, एक और है नहीं ना, मैं सर, समझा कौन नहीं सा यार। इसमें तीर है? एक ही है। मैं ये हाँ अर्ज कर सर, रहा कौन हूँ कि सा ये वाला तीर है? पेज जो हम, ये वाला जो पेज हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक शेर बचा है नीचे। एक नेक्स्ट से हम एक बाद में शेर शुरू कर और है सकते हैं, सर। ये कह रहा हूँ। जी जी। हाँ जी। कौन सा तीरे सितम सयाद ने मारा नहीं? हम्म। कौन सा तीरे सितम सयाद ने मारा नहीं, जज्बे परवाने आजादी, परवाज़े परवाज़ आजाद, परवाजे परवाज़े आजादी, मगर आज़ादी, मारा मगर नहीं। हारा नहीं। मगर हारा नहीं, हारा यानी नहीं। मगर हारा नहीं। कौन सा हाँ। ऐसा तीर है जो जालिम ने नहीं चलाया? क्या मतलब कहने का है? कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा ऐसा जुल्म है, कौन सा ऐसा हम्म। सितम है, कौन सी ऐसी ज्यादती है जो उसने नहीं की। लोगों को हैरेस करने से लेके और सताने से लेके और जेल में डालने से लेके सजाएं देने से लेके मार देने तक, कौन सा ऐसा तीर सितम है जो उस शिकारी ने चलाया नहीं, मारा नहीं? सयाद यानी शिकारी होता है। जज्बे परवाज़े आजादी मगर हारा नहीं, मगर लोगों के अंदर आजादी का जो जज्बा था और उसकी जो उड़ान थी, वो कभी भी कम नहीं हुई, कभी भी हारे नहीं लोग। ठीक है।